नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभवराज शुक्ला। हम लोग अक्सर स्पीकर के बारे में सुनते रहते हैं। स्पीकर को ही लोकसभा के संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। दरअसल लोकतांत्रिक प्रणाली में लोकसभा स्पीकर के पास बेहद अहम जिम्मेदारी होती है। इसी वजह से हमारे संविधान में लोकसभा अध्यक्ष का प्रावधान करते हुए कुछ खास व्यवस्था की गई है। संविधान में लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए उपबंध हैं। दरअसल किसी भी सदन की तरह लोकसभा की कार्यवाही सहज और सुव्यवस्थित तरीके से चले, इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष का प्रावधान किया गया है। वरीयता क्रम में भी इस पद को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान माना गया है। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ही वो शख्स होते हैं जिनके ऊपर लोकसभा की कार्यवाही को बेहतर बनाने का जिम्मा होता है और ये काम भी चुनौतीपूर्ण होता है। सभी दलों के साथ तालमेल बनाकर इस पद की गरिमा को बनाए रखते हुए सदन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष ही संपन्न करते हैं। आज विशेष में हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर की। जानेंगे संविधान में इस पद के लिए क्या व्यवस्था है, स्पीकर को क्या क्या अधिकार हैं, इन पर भी नजर डालेंगे। इसके अलावा स्पीकर के विशेषाधिकार पर भी निगाह और डालेंगे और जानेंगे कि अब तक कौन कौन से लोग इस पद पर सुशोभित हो चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के पद का हमारे संसदीय लोकतंत्र में बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। संसद सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष सदन के पूर्ण प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। स्पीकर का पद लोकसभा की गरिमा और शक्ति का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष को संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं का वास्तविक संरक्षण माना जाता है। संविधान में भी लोकसभा अध्यक्ष के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। संविधान में लोकसभा के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 93 में इसकी व्यवस्था की गई है। इस अनुच्छेद में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कहा गया है कि लोकसभा यथाशक्य शीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। सवाल उठता है कि लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है। लोकसभा में स्पीकर का चुनाव इसके सदस्यों में से सभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से किया जाता है। वैसे तो अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं की गई है और संविधान में मात्र ये उपेक्षित है कि वो सभा का सदस्य होना चाहिए, परंतु अध्यक्ष का पद धारण करने वाले व्यक्ति के लिए संविधान, देश के कानून, प्रक्रिया, नियमों और संसद के परिपाटियों की समझ होना एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। नवगठित लोकसभा के पहले कार्यों में से एक कार्य अध्यक्ष का निर्वाचन करना होता है। आर्टिकल 93 संविधान का जो है वो स्पीकर की अपॉइंटमेंट के बारे में कहता है, इलेक्शन के बारे में। अब स्पीकर के ऑफिस ये हमने बारो किया है इंग्लैंड से, यूके से ये हमने बारो किया है, इसका जो नोमेनक्लेचर है। आमतौर पर सत्तारूढ़ दल के सदस्य को ही अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। हालांकि कई वर्षों से एक स्वस्थ परिपाटी विकसित हुई है जिसके तहत सत्तारूढ़ दल सदन में अन्य दलों और समूहों के नेताओं के साथ अनौपचारिक विचार विमर्श करने के पश्चात ही अपना उम्मीदवार घोषित करता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि निर्वाचन होने के बाद अध्यक्ष सदन के सभी वर्गों का सम्मान प्राप्त करता है। उम्मीदवार के बारे में एक बार निर्णय लिए जाने पर आमतौर पर प्रधानमंत्री या संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उसके नाम का प्रस्ताव किया जाता है। अगर एक से अधिक प्रस्ताव मिलते हैं तो उनकी क्रमबद्ध रूप से प्रविष्टि की जाती है। अगर नवगठित सभा हो तो प्रोटेम स्पीकर उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं जिसमें अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है।
यदि लोकसभा के बाद के कार्यकाल के दौरान अध्यक्ष का चुनाव होता है तो उपाध्यक्ष सभा की अध्यक्षता करते हैं। जरूरत पड़ने पर सभा में मत विभाजन से फैसला किया जाता है। परिणाम घोषित किए जाने के बाद निर्वाचित अध्यक्ष को प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता अध्यक्ष के आसन तक ले जाते हैं। इसके बाद सभी सदस्य बधाई देते हैं और नवनिर्वाचित अध्यक्ष धन्यवाद भाषण देकर अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं। अध्यक्ष सभा का सदस्य होने के साथ साथ इसके पीठासीन अधिकारी भी होते हैं। अध्यक्ष का दायित्व ये सुनिश्चित करना होता है कि हर परिस्थिति में संसदीय शिष्टाचार का पालन किया जाए। संविधान में धन विधेयक को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को खास अधिकार दिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला अनुच्छेद 110(3) के तहत लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यानी धन विधेयकों के प्रमाणन की शक्ति स्पीकर के पास है। धन विधेयक जो है उसको डिक्लेयर करना स्पीकर की शक्ति सब फाइनल होती है। अगर स्पीकर ने किसी विधेयक को कह दिया कि ये धन विधेयक है तो वो फाइनल पावर है और ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है। इसी तरह जब भी किसी विधेयक के बारे में दोनों सदनों के बीच मतभेद होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो ऐसे संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। ऐसी बैठक में प्रक्रिया संबंधी सभी नियमों का संचालन लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशों और आदेशों के अनुसार होता है। संविधान में संयुक्त बैठक और इसे लेकर स्पीकर के अधिकारों का प्रावधान अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 118(4) में किया गया है। कोई बिल एक सभा पास करती है और दूसरा सभा में पास नहीं करती है, या कोई अमेंडमेंट के ऊपर मतभेद है, वो उस मतभेद को रिसोल्व करना मुश्किल है, तब जाके प्रेसिडेंट संयुक्त उसका जो सेशन है बुलाते हैं और उसमें स्पीकर अध्यक्ष होते हैं। स्पीकर को लोकसभा के प्रमुख की हैसियत से कुछ अन्य कार्य भी करने होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय ग्रुप का पदेन प्रेसिडेंट भी है। ये ग्रुप अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय ग्रुप के रूप में और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करता है। इस ग्रुप का प्रेसिडेंट होने के नाते अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति से परामर्श करके विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न भारतीय संसदीय शिष्टमंडलों के सदस्यों को भी नामित करते हैं। आमतौर पर अध्यक्ष खुद ही ऐसे शिष्टमंडलों का नेतृत्व करते हैं। भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के सभापति भी होते हैं। लोकसभा की समितियां अध्यक्ष के निर्देशों के मुताबिक ही कार्य करती हैं। इन सभी समितियों का गठन अध्यक्ष की ओर से या सभा की ओर से किया जाता है। अध्यक्ष ही सभी संसदीय समितियों के सभापति नामित करते हैं। समितियों के कामकाज में प्रक्रिया संबंधी समस्याएं आने पर इन्हें अध्यक्ष के सामने निर्देश के लिए लाया जाता है। कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति और नियम समिति का सभापति खुद लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। जनरली हम इन प्रैक्टिस क्या देखते हैं कि हम स्पीकर जो हैं वो और लीडर्स से आपस में बातचीत कर लेते हैं, गवर्नमेंट से बातचीत कर लेते हैं। तो जितनी जिसकी स्ट्रेंथ है जिस पार्टी की, उसके हिसाब से उनके कितने चेयरमैन बनते हैं, उनके कितने मेंबर बनते हैं और गवर्नमेंट के क्या हैं, तो उनके मेंबर्स उस हिसाब से नॉमिनेट हो जाते हैं और किसको चेयरमैन बनाना है। आमतौर पे जो स्पीकर हैं वो कमेटी, वो जो पार्टी है उसके अध्यक्ष जो हैं उस पार्टी के अध्यक्ष से सलाह करके बनाते हैं। हालांकि सारी पावर्स स्पीकर के पास हैं, पर कंसल्टेशन प्रोसेस गवर्नमेंट का और ओपोजिशन मेंबर्स के चेयरमैन का रहता है। अध्यक्ष लोकसभा सचिवालय के प्रमुख हैं और ये सचिवालय उसके नियंत्रण और निर्देशों के अधीन कार्य करता है। सभा के सचिवालय कर्मियों, संसद परिसर और इसके सुरक्षा प्रबंधन में अध्यक्ष का प्राधिकार सर्वोपरि है। अध्यक्ष की अनुमति के बिना संसद भवन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता और संसदीय संपदा में किसी नए भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
किसी भी सदन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए एक प्राधिकारी का होना जरूरी होता है जो उसकी कार्यवाहियों और कार्यकरण को नियमित कर सके। लोकसभा की कार्यवाहियों को सुचारू और कुशल तरीके से संचालन के लिए संविधान में लोकसभा अध्यक्ष के पद का उपबंध किया गया है। संविधान के तहत लोकसभा अध्यक्ष को अनेक शक्तियां प्रदान की गई हैं जो वो सदन के संचालन के दौरान इस्तेमाल कर सकता है। आइए जानते हैं लोकसभा अध्यक्ष के विशेषाधिकार और अन्य शक्तियों के बारे में। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान बनाने की प्रक्रिया में लोकसभा के सफल और सुचारू संचालन के लिए एक अध्यक्ष पद की परिकल्पना की थी। उसी के तहत प्रत्येक लोकसभा के गठन के बाद एक अध्यक्ष का चुनाव होता है जो लोकसभा की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने का उत्तरदायी होता है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में लोकसभा अध्यक्ष का पद बेहद महत्वपूर्ण है और आमतौर पर भारत में लोकसभा अध्यक्ष की स्थिति लगभग वैसी ही है जैसी ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख होता है और उसका मुख्य काम सदन का कार्य शांति और व्यवस्थित ढंग से चलाना है। सदन के भीतर और सदन के संबंध रखने वाले सभी मामलों में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा चलाने के लिए जो भी पावर्स चाहिए, शक्तियां चाहिए, वो स्पीकर को प्राप्त है। वो इनहेरेंट पावर्स है स्पीकर में। लोकसभा के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, लोकसभा को ठीक से चलाने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए, ये सब जो भी शक्तियां जरूरी है वो तो उनमें निक्षिप्त है। सदन के भीतर स्वतंत्र और निष्पक्षता को बनाए रखना लोकसभा अध्यक्ष का बेहद महत्वपूर्ण काम है। अध्यक्ष न केवल सदन के कार्य का संचालन करता है बल्कि उसकी कार्यवाहियों को नियमित करता है। सदन के भीतर संविधान के उपबंधों और प्रक्रिया नियमों की जो वो व्याख्या करता है वही अंतिम होती है। सभी संसदीय मामलों में अध्यक्ष का फैसला ही अंतिम फैसला होता है। कोई भी सदस्य सदन में अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं बोल सकता। इस बात का फैसला अध्यक्ष ही करता है कि कोई सदस्य कब और किस क्रम में बोलेगा और कितनी देर तक बोलेगा, सभा की कार्यवाही में शामिल करना है या नहीं, इसका फैसला अध्यक्ष ही करता है। यही नहीं, इस बात का निर्णय भी अध्यक्ष ही करता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए संशोधन किस रूप में प्रस्तुत किए जाएं। यदि लोकसभा के पास कोई विधेयक लंबित पड़ा है तो अध्यक्ष ही ये निर्णय करता है कि विधेयक के अलग अलग खंडों के लिए संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए या नहीं। इसके अलावा अध्यक्ष सदन में अव्यवस्था पैदा करने के चलते किसी भी सदस्य को सदन से बाहर चले जाने को कह सकता है या किसी सदस्य को निलंबित भी कर सकता है। ये पूरी तरह अध्यक्ष पर निर्भर होता है कि किसी भी विशेषाधिकार संबंधी मामलों की जांच पड़ताल और उसकी रिपोर्ट देने के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपे। 52वें संविधान संशोधन के जरिए दल बदल के आधार पर लोकसभा के किसी भी सदस्य को अयोग्य ठहराने की शक्ति भी अध्यक्ष को ही है। लोकसभा के प्रत्येक सत्र की समाप्ति पर और सभा का कार्यकाल समाप्त होने पर विदाई भाषण अध्यक्ष ही देता है। ये इंश्योर करना कि हाउस ठीक तरह रन करे, उसकी पास शक्ति है ये इस बात की कौन कहाँ बैठेगा, कितनी सीटें किसको दी जाएंगी, और अगर कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर हुआ है तो उसको रूलिंग देना पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर। ये काम भी स्पीकर का है, ये उसकी पावर है, ये उसकी बल्कि ड्यूटी भी है साथ में कि अगर हाउस ठीक तरह से नहीं चल रहा है और कोई मेंबर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़ा होके कहता है तो स्पीकर की पावर है डिसाइड करना कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर ठीक है या नहीं ठीक है। वरीयता क्रम में लोकसभा अध्यक्ष को बहुत उच्च स्थान दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष का वरीयता क्रम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री के बाद आता है। इस वरीयता क्रम में स्पीकर के साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश का भी स्थान है। उसका स्थान सिवाय प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के अन्य सब मंत्रियों से ऊंचा है। उसके वेतन और भत्ते भारत सरकार के संचित निधि पर भारित है, यानी उसके लिए संसद की स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है
लोकसभा अध्यक्ष सदन में अपने मत का प्रयोग तभी करता है जब किसी विधेयक पर दोनों पक्ष के मत समान हो। ऐसी स्थिति में वो निर्णायक मत देता है। इसके साथ ही उसके आचरण पर सिवाय मूल प्रस्ताव के किसी और दूसरे तरीके से चर्चा नहीं की जा सकती। आप एक तो नॉर्मल देखिए, वो खुद रिजाइन कर दें तो वो हट गए। दूसरी प्रक्रिया होती है कि हाउस का टेन्योर खत्म हो गया, तो अब जैसे हाउस का टेन्योर खत्म होने पर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर मेंबर नहीं रहे तो डिप्टी स्पीकर तो ऑटोमेटिकली उसका ऑफिस खत्म हो जाता है, पर स्पीकर का ऑफिस तब तक खत्म नहीं होता जब तक कि नए हाउस की एक नई सिटिंग नहीं हो जाती, और उस वक्त प्रो टाइम स्पीकर को स्पीकर अपना हैंड ओवर करते हैं। और तीसरी प्रक्रिया उसके रिमूवल की है। नोटिस फॉर रिमूवल आ सकता है, मोशन आएगी रिमूवल की, तो स्पीकर फिर अपनी चेयर पर नहीं बैठते। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख से लेकर उसके भंग होने के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक इस पद पर बना रहता है। वो दोबारा अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हो सकता है। लोकसभा भंग होने की स्थिति में हालांकि अध्यक्ष संसद सदस्य नहीं रहता है, लेकिन उसे अपना पद नहीं छोड़ना पड़ता है। लोकसभा अध्यक्ष कभी भी उपाध्यक्ष को लिखित सूचना देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। इसके अलावा अध्यक्ष को लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 14 दिन पहले सदन को सूचना देनी होती है। लोकसभा अध्यक्ष को जब उसके पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही हो तब वो सदन में पीठासीन नहीं रह सकता, लेकिन वो लोकसभा की कार्यवाही में बैठने और मत देने के अधिकारी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में अध्यक्ष के चुनाव से पहले एक प्रोटेम अध्यक्ष की भी जरूरत होती है, जो नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण कराते हैं। इसके साथ ही नए अध्यक्ष के चुनाव तक सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी भी प्रोटेम अध्यक्ष की ही होती है। इसके अलावा लोकसभा में एक उपाध्यक्ष भी होते हैं, जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं। आइए जानते हैं प्रोटेम स्पीकर और उपाध्यक्ष के बारे में। किसी भी नई लोकसभा के गठन के बाद जब तक सदन के लिए एक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक एक प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। दरअसल प्रोटेम लैटिन शब्द प्रो टेम्पोर का संक्षिप्त रूप है, जिसका मतलब होता है कुछ समय के लिए। प्रोटेम स्पीकर चुनाव के बाद पहले सत्र में स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होने तक संसद का संचालन करते हैं। आमतौर पर सदन के वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर का मुख्य काम सदन के नए सदस्यों को पद की शपथ दिलाना है। वो सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने में सक्षम बनाता है। एक बार जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है, तब प्रोटेम स्पीकर का वजूद खत्म हो जाता है। कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर अब जो चुन के आया होगा, जिस तरह 16वीं लोकसभा में कमलनाथ थे, उससे पहले मुझे याद है मेरे टाइम पे सोमनाथ चटर्जी थे, इंद्रजीत गुप्ता थे, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हों, नॉर्मली उनका नाम गवर्नमेंट प्रपोज करती है। वो स्पीकर को ऑफिस को बताते हैं। स्पीकर के ऑफिस सेक्रेटरी जनरल जो हैं, सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट को लिखते हैं, और उस जो मेंबर सीनियर मोस्ट है उसको ओथ दिलवाई जाती है एज मेंबर ऑफ लोकसभा। मुझे याद है महासचिव साथ में जाते हैं, वो जिनको प्रो टाइम स्पीकर बनाना होता है, तो राष्ट्रपति भवन में पहले उनको ओथ दिलाई जाती है। ओथ दिलाने में उनको प्रो टाइम स्पीकर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसी तरह संसद की कार्यवाही को संचालित करने के लिए लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव भी किया जाता है। उपाध्यक्ष पद का प्रावधान भी संविधान के अनुच्छेद 93 में है। लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर सदन की अध्यक्षता करता है। इस दौरान वो सदन में अध्यक्ष की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। अध्यक्ष के समान ही उपाध्यक्ष को सदन में बोलने और उसके विचार विमर्श में भाग लेने का अधिकार होता है। उसके अलावा वो सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर सदस्य के रूप में मतदान करने का अधिकारी होता है। लेकिन ऐसा वो तभी कर सकता है जब अध्यक्ष पीठासीन ना हो।
उपाध्यक्ष केवल उसी स्थिति में पीठासीन नहीं हो सकता जब उसको हटाने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन हो। डिप्टी स्पीकर भी उसी तरह चुना जाता है जैसे स्पीकर। एक मोशन आता है और मोशन पास होने पर वो डिप्टी स्पीकर इलेक्ट हो जाता है। उसमें बस इतना ही है कि जो डेट ऑफ इलेक्शन है डिप्टी स्पीकर वो स्पीकर तय करेंगे, जबकि स्पीकर का जो इलेक्शन का डेट है वो तो प्रेसिडेंट तय करेंगे। तो प्रेसिडेंट मतलब गवर्नमेंट। पैनल ऑफ चेयरमैन वो स्पीकर डिसाइड करते हैं। जब डिप्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सारा दिन नहीं बैठते हैं तो उसके बाद फिर हाउस में चेयर पर बैठने के लिए कुछ लोग होंगे, वो प्रिसाइड करते हैं, चेयरमैन कहते हैं उनको। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अगर सदन में अनुपस्थित हों तो ऐसी स्थिति में सदन के संचालन के लिए सभापति तालिका के सदस्यों में से कोई एक सदन का संचालन करता है। सभापति तालिका में 6 सदस्य होते हैं जिन्हें अध्यक्ष समय समय पर मनोनीत करता है। इनमें से कोई एक सदस्य सदन की अध्यक्षता करता है। जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति तालिका का कोई भी सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हो, तब सभापति के रूप में कार्य करने के लिए सदन का कोई अन्य सदस्य चुन लिया जाता है। सदन की अध्यक्षता करते समय किसी भी सभापति को वे सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं जो अध्यक्ष को प्राप्त हैं। इस तरह लोकसभा के सफल और सुचारू संचालन के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, जो हमारे लोकतंत्र की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अपने संसदीय इतिहास में भारत की संसद उन प्रतिष्ठित अध्यक्षों की श्रृंखला की साक्षी रही है जिन्होंने हमारे महान संसदीय परंपराओं को सदैव कायम रखा है और भावी पीढ़ी के लिए एक महान विरासत छोड़ी है। आपको छोड़ जाते हैं अब तक के लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी जानकारियों के साथ। नमस्कार। लोकसभा का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी पार्टी का होने के बावजूद इस पद पर आने के बाद अपनी पार्टी का नहीं बल्कि समूचे सदन का प्रतिनिधित्व करता है। साल 1952 में पहली लोकसभा के गठन के बाद अब तक यानी 16वीं लोकसभा के लिए 16 लोकसभा अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। देश की पहली लोकसभा के अध्यक्ष का पद श्री गणेश वासुदेव मावलंकर जी ने सुशोभित किया था। वो 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक लोकसभा के पहले अध्यक्ष के पद पर आसीन हुए। उन्हें लोकसभा के जनक की उपाधि से सम्मानित किया था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर की आकस्मिक निधन से पैदा हुई रिक्तता को भरने के लिए अध्यक्ष पद का दायित्व माधभूषी अनंत शयनम अयंगार जी को दिया गया, जिन्होंने 8 मार्च 1956 से 10 मई 1957 तक पहली लोकसभा और 11 मई 1957 से 16 अप्रैल 1962 तक दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। लोकसभा अध्यक्ष और एक प्रतिष्ठित विद्वान के रूप में उन्होंने अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ी। तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सरदार हुकुम सिंह को चुना गया, जिनका कार्यकाल 17 अप्रैल 1962 से 16 मार्च 1967 तक रहा। उन्होंने सदन के नियमों, प्रक्रियाओं, प्रथाओं और परिपाटियों का बखूबी संचालन किया। चौथी लोकसभा के अध्यक्ष डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी थे। वो 17 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 तक इस पद पर आसीन रहे। 19 जुलाई 1969 को रेड्डी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी की, जिसमें वो काफी कम अंतर से हारे और लोकसभा के अध्यक्ष पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। चौथी लोकसभा के अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिए जाने पर गुरदयाल सिंह ढिल्लों को 8 अगस्त 1969 को सर्वसम्मति से लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। वो 8 अगस्त 1969 से 17 मार्च 1971 तक चौथी लोकसभा और 22 मार्च 1971 से 1 दिसंबर 1975 तक 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर रहे। श्री बलीराम भगत जब जनवरी 1976 में 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, तब 5वीं लोकसभा का निर्धारित कार्यकाल समाप्त होने को था। वो 15 जनवरी 1976 से 25 मार्च 1977 तक इस पद पर रहे। स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भगत का 14 मास से भी कम अवधि का कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल था। बलराम भगत के बाद स्वेच्छा से राजनीति से बाहर रहने के कुछ समय पश्चात नीलम संजीव रेड्डी को दोबारा छठी लोकसभा के लिए चुना गया। 26 मार्च 1977 को उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया।
इस बार भी वे अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और 26 मार्च 1977 से 13 जुलाई 1977 तक लोकसभा के अध्यक्ष पद पर रहे। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र देने के पश्चात श्री के.एस. हेगड़े 21 जुलाई 1977 को लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। वो 21 जुलाई 1977 से 21 जनवरी 1980 तक छठी लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। डॉक्टर बलराम जाखड़ 22 जनवरी 1980 से 15 जनवरी 1985 तक 7वीं लोकसभा और 16 जनवरी 1985 से 18 दिसंबर 1989 तक 8वीं लोकसभा के लिए अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। उन्हें लगातार 2 बार लोकसभा में पूर्ण अवधि के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने का सम्मान प्राप्त हुआ। 9वीं लोकसभा के लिए रवि राय 19 दिसंबर 1989 को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। वो 19 दिसंबर 1989 से 9 जुलाई 1991 तक अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। श्री शिवराज विश्वनाथ पाटिल सर्वसम्मति से 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। उनका कार्यकाल 10 जुलाई 1991 से 22 मई 1996 तक रहा। अपने उदार दृष्टिकोण, सौम्य स्वभाव और अनुकरणीय धैर्य व सदा निष्पक्षता बरतने के गुण के कारण सभा की कार्यवाहियों को चलाने में वे उत्कृष्ट संचालक साबित हुए। 11वीं लोकसभा ने विपक्ष के एक सदस्य श्री पूर्णो अगितोक संगमा को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया। उनका कार्यकाल 25 मार्च 1996 से 23 मार्च 1998 तक रहा। श्री गंती मोहन चंद्र बाला योगी को 12वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित होने और सर्वसम्मति से 13वीं लोकसभा का अध्यक्ष पुनः निर्वाचित होने का सम्मान प्राप्त है। वो 24 मार्च 1998 से 19 अक्टूबर 1999 और 22 अक्टूबर 1999 से 3 मार्च 2002 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। श्री मनोहर जोशी 13वीं लोकसभा के लिए पीठासीन अधिकारियों की इस उत्कृष्ट पंक्ति में तब शामिल हुए जब उन्हें 10 मई 2002 को अध्यक्ष के गरिमापूर्ण पद के लिए सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया। वे 4 जून 2004 तक इस पद पर बने रहे। 4 जून 2004 को 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में श्री सोमनाथ चटर्जी को सर्वसम्मति से निर्वाचन कर सदन एक इतिहास रच रहा था। श्री सोमनाथ चटर्जी 4 जून 2004 को इस सम्मानीय पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित होकर 31 मई 2009 तक इस पद पर रहे। श्रीमती मीरा कुमार को 15वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक इस पद पर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। इसके बाद 16वीं लोकसभा के लिए अध्यक्ष पद पर श्रीमती सुमित्रा महाजन को 6 जून 2014 को आसीन किया गया। अपनी सूझबूझ और विवेक से उन्होंने सदन का बेहतर ढंग से संचालन किया। वर्तमान में 2019 को लोकसभा चुनाव के बाद 17वीं लोकसभा के गठन होने तक वो लोकसभा की अध्यक्ष हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।